नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन के विषय सैद्धांतिक में अंकित प्रसंग कंप्रेसर एवं इसके प्रकार पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं हमारे आज की पाठ्य चर्चा के मुख्य बिंदु। हम पहले बात करेंगे कंप्रेसर क्या है, वाष्प संपीड़न चक्र में कंप्रेसर की क्या भूमिका है, कंप्रेसर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, कंप्रेसर का स्नेहन क्या होता है तथा कंप्रेसर स्नेहन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। कंप्रेसर एक यांत्रिक युक्ति है जो गैस का आयतन घटाकर उसका दाब बढ़ा देती है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दिल है। चालू कंप्रेसर के बिना हम ठंडी हवा प्राप्त नहीं कर सकते। तो कंप्रेसर एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी भी गैस या हवा का आयतन घटाकर उसका दाब बढ़ा देती है, ठीक है। और बिना एक चालू कंप्रेसर के, बिना कंप्रेसर ऑन किए हुए हम कंप्रेशन करने की सोच भी नहीं सकते हैं। वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर के बिना हम रेफ्रिजरेशन अचीव नहीं कर सकते। कंप्रेसर के कार्य या कंप्रेसर की भूमिका, जैसे पिछले स्लाइड में हमने यह पढ़ा कि कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दिल होता है। जिस प्रकार एक इंसान को जीवित रहने के लिए और अपने कार्य संपादित करने के लिए दिल का अच्छा होना बहुत जरूरी है तथा उसका चालू होना जरूरी है। बंद दिल के बिना इंसान किसी काम का नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से कंप्रेसर के रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर कंप्रेसर का होना और एक चालू कंप्रेसर, एक काम करते हुए अच्छे कंप्रेसर का होना बहुत ही जरूरी है। उसके बिना हम रेफ्रिजरेशन अचीव नहीं कर सकते। यह वाष्पित्र से प्राप्त वाष्प रेफ्रिजरेंट को संपीड़ित करने और उसका दबाव बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह रेफ्रिजरेशन सिस्टम में दाबांतर बनाए रखता है ताकि रेफ्रिजरेंट एसी प्रणाली के चारों ओर एक चक्र में पंप होता रहे, ठीक है। तो कंप्रेसर का प्राइमरी कार्य क्या है कि जो इवापोरेटर से आने वाला वाष्प रेफ्रिजरेंट है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है, उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना, ये कंप्रेसर का प्राइमरी कार्य है। दूसरा कार्य यह है कि यह कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में या रेफ्रिजरेशन सिस्टम को दो भागों में डिवाइड करता है दाब के आधार पे, कम दाब वाला क्षेत्र और अधिक दाब वाला क्षेत्र, या हम कहें लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड। इस दाबांतर के कारण जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेशन प्रणाली में रेफ्रिजरेशन प्रणाली के पूरे चक्र में पंप होता रहता है। यहाँ पे हमें कोई भी ऑर्डिनरी बाहर से कोई पंप लगाने की जरूरत नहीं होती है। रेफ्रिजरेंट दाब के अंतर के कारण कम दाब से अधिक दाब की ओर तथा अधिक दाब से कम दाब की ओर, इसी प्रकार पूरे सिस्टम में चक्कर लगाता रहता है। इस प्रकार हमारा रेफ्रिजरेशन चक्र पूर्ण होता है। वाष्प संपीड़न चक्र, हम वाष्प संपीड़न चक्र देख लेते हैं। जो हमने कंप्रेसर की भूमिका आपको अभी बताई वो यहाँ पे दिख रहा है। जो रेड पोर्शन में आपको दिख रहा है वह रेफ्रिजरेंट गर्म है, वह रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर व हाई टेम्परेचर वाला है। कंप्रेसर से कंप्रेस होने के बाद वह निकल के कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में यह रेफ्रिजरेंट वाष्प के रूप से तरल के रूप में परिवर्तित होता है तथा अपनी ऊष्मा को त्यागता है। यहाँ पे आप देखेंगे कंप्रेसर धीरे धीरे नीले कलर में बदल रहा है। जहाँ पे नीला कलर पूरा हो रहा है इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी वाष्प जो है वो तरल के रूप में परिवर्तित हो चुकी है तथा यह तरल के रूप में रेफ्रिजरेंट रिसीवर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। रिसीवर का कार्य हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यह होता है कि यह रेफ्रिजरेंट को स्टोर करता है, साथ ही साथ रेफ्रिजरेंट को सप्लाई भी करता है। एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा अगर रेफ्रिजरेंट की सप्लाई इवापोरेटर में कम होनी है तो बचा हुआ रेफ्रिजरेंट रिसीवर में इकट्ठा रहता है तथा अगर ज़्यादा रेफ्रिजरेंट की ज़रूरत पड़ती है तो यह रेफ्रिजरेंट रिसीवर से ले लिया जाता है। इसके बाद थ्रॉटल वाल्व लगा हुआ है। थ्रॉटल वाल्व थ्रॉटलिंग प्रोसेस करता है। इसे हम एक्सपेंशन वाल्व या प्रसारण वाल्व कहते हैं। यह रेफ्रिजरेंट को एक छोटी
जगह से, एक छोटी ट्यूब से एक बड़ी ट्यूब में प्रसारित करता है, जिससे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम हो जाता है और वह बिल्कुल ठंडा रेफ्रिजरेंट तरल रूप में हमारे इवापोरेटर में प्रवेश करता है। इवापोरेटर में यह ठंडा रेफ्रिजरेंट अपनी ठंडक इवापोरेटर में रखी हुई वस्तु को प्रदान करता है, या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इसी इवापोरेटर के ऊपर से हवा गुजारी जाती है, जो हवा अपनी ऊष्मा को त्याग कर इवापोरेटर से ठंडक लेकर ठंडी हो जाती है और हमारे एयर कंडीशन रूम में प्रवाहित की जाती है। इवापोरेटर के अंदर यह रेफ्रिजरेंट तरल रूप से वाष्पीकृत होकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अब यह रेफ्रिजरेंट वाष्प के रूप में हमारे कंप्रेसर के अंदर प्रवेश करता है और हमारा कंप्रेसर दोबारा इसको पंप करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है तथा इस प्रकार यह कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को एक चक्र के रूप में पूरे सिस्टम में प्रवाहित करता रहता है। कंप्रेसर्स का वर्गीकरण, कंप्रेसर का वर्गीकरण हम 4 तरीके से करते हैं। पहला मेथड हमारा है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ प्राइम मूवर। प्राइम मूवर की लोकेशन के आधार पे, प्राइम मूवर क्या होता है? वह मोटर या वह यंत्र जो कंप्रेसर को संचालित करने का काम करता है। तो वह प्राइम मूवर की लोकेशन या स्थिति क्या है, वह कहाँ पे लगा हुआ है, उसके आधार पे अगर हम बांटना चाहें तो इसके 2 प्रकार होते हैं, हर्मेटिक कंप्रेसर तथा सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर। इसके बाद इसमें एक ओपन टाइप कंप्रेसर भी होता है। दूसरा मेथड है हमारा अकॉर्डिंग टू द ड्राइव इम्प्लाइड, मतलब किस प्रकार से कंप्रेसर को चलाया जा रहा है, वो कहलाता है टाइप्स ऑफ ड्राइव। इस तो 2 प्रकार के होते हैं, पहला है डायरेक्ट ड्राइव कंप्रेसर और दूसरा है बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर। ऐसे कंप्रेसर जिनको मोटर से डायरेक्टली कांटेक्ट करके चलाया जाता है, स्क्रू के द्वारा या शाफ्ट के द्वारा डायरेक्टली कांटेक्ट करके चलाया जाता है, उसे हम डायरेक्ट ड्राइव कंप्रेसर कहते हैं। और जिस कंप्रेसर को बेल्ट के द्वारा प्राइम मूवर से कनेक्ट करके चलाया जाता है उसे बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर कहा जाता है। इसके बाद तीसरा वर्गीकरण है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक। वर्किंग स्ट्रोक के आधार पे कंप्रेसर को बांटा गया है 2 प्रकार से, सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, डबल एक्टिंग या मल्टी एक्टिंग कंप्रेसर। ठीक है, अगर हमारे कंप्रेसर के अंदर एक ही सिलेंडर और पिस्टन से काम हो रहा है, एक ही बार में अगर कंप्रेशन अचीव हो जा रहा है तो उसे हम कहेंगे सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर। लेकिन अगर एक बार में हमारा कंप्रेशन अचीव नहीं होता है, प्रॉपर प्रेशर हमें नहीं मिल रहा है, तो वही कंप्रेशन प्रोसेस हम 2 या 3 स्टेप में या मल्टी स्टेप में करते हैं, तब हम उसे डबल एक्टिंग या मल्टी एक्टिंग कंप्रेसर कहते हैं। इसके बाद कंप्रेसर का वर्गीकरण हमारा है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन की विधि के आधार पे या कंप्रेशन के सिद्धांत के आधार पे। तो पहला प्रकार हमारा है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा है रोटरी कंप्रेसर या घूर्णी कंप्रेसर, तीसरा है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। पहले हम देखते हैं ओपन टाइप कंप्रेसर। तो ओपन टाइप कंप्रेसर में कंप्रेसर तथा मोटर दोनों अलग अलग जगह होते हैं। इनको हम बेल्ट के द्वारा या पुली के द्वारा आपस में जोड़कर चलाते हैं। अलग अलग होने की वजह से या एक सील्ड यूनिट में ना होने की वजह से इनमें लीकेज की संभावना ज़्यादा होती है, इन्हें रिपेयर करना आसान होता है। ओपन टाइप कंप्रेसर्स को हम गैर विद्युत स्रोतों जैसे दहन इंजन से चला सकते हैं। दूसरा प्रकार हमारा है हर्मेटिक कंप्रेसर। हर्मेटिक कंप्रेसर में क्या होता है, मोटर और कंप्रेसर दोनों एक ही आवरण में सील रहते हैं। ठीक है, एक ही आवरण में सील रहने के कारण इनमें रिसाव की संभावना बहुत ही कम होती है, साथ ही साथ इनको मरम्मत करना मुश्किल हो जाता है। तीसरे प्रकार का हमारा कंप्रेसर है सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर। सेमी हर्मेटिक या इसको हम अर्ध हर्मेटिक कंप्रेसर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी हर्मेटिक कंप्रेसर की तरह एक आवरण में बंद रहते हैं, लेकिन ये सील्ड ना हो करके नट बोल्ट गैस्केट के द्वारा कवर में बंद होते हैं, जिससे इनकी मरम्मत आसानी से की जा सकती है। कंप्रेसर में आगे बढ़ने से पहले हम 2 शब्दावलियों को समझ लेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हम उस कंप्रेसर को कहेंगे जिन कंप्रेसर में कंप्रेशन चैम्बर के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज होता है,
कंप्रेशन प्रोसेस के दौरान, वो कहलाएंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। और ऐसे कंप्रेसर जिनमें कंप्रेशन प्रोसेस के दौरान उनका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है, उनका आयतन फिक्स रहता है, उसे हम कहेंगे नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। विधि के कंप्रेशन की विधि के आधार पर कंप्रेसर का पहला वर्गीकरण है प्रत्यागामी कंप्रेसर। प्रत्यागामी कंप्रेसर या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये क्या होते हैं? यह एक सकारात्मक विस्थापन टाइप का कंप्रेसर है जो उच्च दबाव पर गैसों को संपीड़ित करने के लिए एक क्रैंक शाफ्ट द्वारा संचालित पिस्टन का उपयोग करता है। जैसा इसमें बताया गया कि इसमें एक पिस्टन होता है जो क्रैंक शाफ्ट के द्वारा संचालित होता है और वह पिस्टन सिलेंडर के अंदर गति करता है। पिस्टन की इसी गति के कारण हमें कंप्रेशन अचीव होता है या हम उच्च दबाव प्राप्त कर पाते हैं। प्रत्यागामी कंप्रेसर की कार्यविधि समझने के लिए यह चित्र दर्शाया गया है। इधर इस चित्र में A, B, C, D, E 5 तरह के चित्र बनाए गए हैं जिनमें कंप्रेशन के अलग अलग स्टेज क्रमबद्ध तरीके से दिखाए गए हैं। ठीक है, तो पहले स्टेज में हम देखते हैं तो हमारा जो पिस्टन है, ये पिस्टन जो है वो कंप्रेसर के अंदर अपनी टॉप डेड पोजीशन में है। यहाँ लिखा हुआ है पिस्टन एट टॉप डेड सेंटर। तो टॉप डेड सेंटर क्या होता है? जब पिस्टन टॉप इंड पोजीशन पे होता है तो उसे हम कहते हैं टॉप डेड सेंटर। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सक्शन वाल्व है, यहाँ पे डिस्चार्ज वाल्व। सक्शन वाल्व के द्वारा रेफ्रिजरेंट अंदर आता है और डिस्चार्ज वाल्व के द्वारा रेफ्रिजरेंट यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। दूसरा प्रकार का हम देख रहे हैं, दूसरी स्टेज हमारी ये है स्टेज नंबर बी। स्टेज नंबर बी में ये एरो दिखाया गया है। अब यहाँ पे हमारा पिस्टन जो है वो नीचे की ओर गति करना शुरू करता है। जैसे ही पिस्टन हमारा नीचे की ओर गति करना शुरू करता है, हमारा सक्शन वाल्व खुल जाता है तथा सिलेंडर चैम्बर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होने से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो सिलेंडर चैम्बर में आना शुरू होता है। यह रेफ्रिजरेंट का सक्शन तब तक चालू रहता है जब तक पिस्टन अपनी बॉटम डेड सेंटर पे नहीं आ जाता। ठीक है, बॉटम डेड सेंटर क्या है? जिस तरह से टॉप डेड सेंटर पिस्टन की मैक्सिमम पोजीशन है, मैक्सिमम इंड पोजीशन है, उसी प्रकार से बॉटम डेड सेंटर पिस्टन की मिनिमम इंड पोजीशन है। जब पिस्टन अपने न्यूनतम पोजीशन पे आ जाता है उसे हम कहते हैं पिस्टन एट टॉप डेड सेंटर। ठीक है, 3 स्टेज पूरे हुए। चौथे स्टेज में अब पिस्टन अपनी मिनिमम पोजीशन पे आ गया है। अब पिस्टन दोबारा से ऊपर की ओर गति करना शुरू करेगा। तो जब पिस्टन ऊपर की ओर गति करना शुरू करता है उस समय हमारा सक्शन वाल्व क्लोज हो जाता है। अब हमारा पिस्टन ऊपर की ओर गति करना चालू करेगा तो इस सिलेंडर चैम्बर के अंदर का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो कम होता जाएगा। और जब पिस्टन दोबारा से अपनी टॉप डेड सेंटर में पहुंचने वाला होगा उस समय हमारे सिलेंडर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेस हो चुका होगा तथा डिस्चार्ज वाल्व खुल जाता है और रेफ्रिजरेंट, हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट हमें डिस्चार्ज वाल्व पे प्राप्त हो जाता है। ये देखने के लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे। पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। तो ये पहली स्थिति दिखा रही है जब हमारा क्रैंकशाफ्ट पिस्टन को नीचे की ओर मूव करा रहा है। क्रैंकशाफ्ट पिस्टन को नीचे की ओर मूव करा रहा है। तो ये जो आप ब्लू डॉट्स देख रहे हैं, ये ब्लू डॉट्स रेफ्रिजरेंट को दर्शा रहे हैं, रेफ्रिजरेंट वाष्प को दर्शा रहे हैं। ये रेफ्रिजरेंट वाष्प 1 नंबर मतलब सक्शन वाल्व से सिलेंडर के अंदर इंटर होता है। उस समय पे आप देखें तो ये सक्शन वाल्व खुला हुआ है तथा यह डिस्चार्ज वाल्व बंद है। इसी प्रकार दूसरी पोजीशन, जब पिस्टन अपनी बॉटम टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने वाला होता है कंप्रेशन करने के बाद, तो यह हमारा सक्शन वाल्व बंद होता है तथा डिस्चार्ज वाल्व उस समय पे खुला होता है, जिससे हमारा यह कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट बाहर निकल जाता है। दूसरे प्रकार का कंप्रेसर हमारा है रोटरी कंप्रेसर। ठीक है, या घूर्णी कंप्रेसर इसको हम बोलते हैं। तो जैसे इसके नाम से स्पष्ट होता है, संपीड़न के लिए यह घूर्णी गति का उपयोग करता है। यह भी एक सकारात्मक विस्थापन कंप्रेसर है, मतलब इसके अंदर भी वॉल्यूम कम होने से हमें रेफ्रिजरेशन। रोटरी कंप्रेसर की कार्यविधि को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 4 डायग्राम दिखाए गए हैं।
पहला 50% सक्शन का, दूसरा 1% सक्शन का, तीसरा 25% सक्शन और चौथा 99% सक्शन। या हम 1% सक्शन से शुरू करते हैं, 1%, 25%, 50% एंड 99%। ठीक है, तो 1% सक्शन पोजीशन पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा सक्शन वाल्व है, दूसरा ये डिस्चार्ज वाल्व है। यहाँ पे लगभग हमारा सक्शन वाल्व अभी बंद है, डिस्चार्ज वाल्व खुला हुआ है। रोटरी कंप्रेसर में हमारे दोनों वाल्व दोनों सेम टाइम पे खुले हुए रहते हैं, सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व। ठीक है, तो सक्शन साइड पे इस समय अभी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी हमारा सक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे ही हमारा ये रोटर है और ये हमारा सिलेंडर है, जैसे ही रोटर आगे घूर्णन चालू करता है, हमारा रेफ्रिजरेंट इसके अंदर आता है, तो यहाँ पे हमने दिखाया लगभग 25% सक्शन दिखाया गया है इसमें। तो अब रोटर जैसे जैसे अपनी घूर्णन गति करता रहेगा, रेफ्रिजरेंट अंदर आता रहेगा, उसी के साथ साथ में डिस्चार्ज वाले साइड जो रेफ्रिजरेंट है वो वॉल्यूम कम होने से कंप्रेस होता रहेगा तथा एक साथ डिस्चार्ज होता रहेगा। इस पोजीशन में हम देख रहे हैं यहाँ लगभग 99% सक्शन पूरा हो चुका है। पूरा रेफ्रिजरेंट जो डिस्चार्ज साइज था, जो कंप्रेस हो चुका था, वो यहाँ से डिस्चार्ज हो चुका है तथा यहाँ लगभग सक्शन के लिए पूरी जगह फुल हो गई है। तो हमारा लगभग 99% सक्शन यहाँ पे अचीव कर लिया गया है। इसी तरह 50% सक्शन वाली पोजीशन में हम देखें तो 50% सक्शन हुआ है और 50% कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज हो रहा है। रोटरी कंप्रेसर की ये कार्यविधि है जो रोटर के मूवमेंट के कारण, रोटर के घूर्णन के कारण सक्शन प्रदान करती है, उसे हम रोटरी कंप्रेसर कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला कंप्रेसर है अभिकेंद्रीय कंप्रेसर या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। जैसा इसका नाम है अभिकेंद्रीय, तो यह अभिकेंद्रीय फोर्स के सिद्धांत पे काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यह कहता है कि अगर हम किसी धागे में कोई पत्थर बांधकर उसको तेजी से घुमाएं तो वह पत्थर बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसी सिद्धांत पे हमारा यह सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आधारित है। यह मशीन हमने कंप्रेसर के लिए यूज किया है। यह मशीन इंपेलर के घूर्णन के कारण उत्पन्न गतिज ऊर्जा द्वारा रेफ्रिजरेंट को संपीड़ित करती है। ठीक है, यह मशीन इंपेलर के घूर्णन के कारण उत्पन्न गतिज ऊर्जा द्वारा रेफ्रिजरेंट को संपीड़ित करती है। जैसे जैसे इंपेलर घूमते हैं वे इनलेट वेन के माध्यम से रेफ्रिजरेंट को बल देते हैं। इंपेलर्स की गति जितनी अधिक होती है दबाव उतना ही अधिक होता है। ठीक है, तो यह कंप्रेसर ये बताया गया कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इंपेलर के घूर्णन के कारण जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके द्वारा रेफ्रिजरेंट को संपीड़ित करते हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट इनलेट होता है, जैसे ही रेफ्रिजरेंट इनलेट होता है इंपेलर्स की गति के कारण वह रेफ्रिजरेंट भी इंपेलर्स के साथ तेजी से घूर्णन गति करने लगता है और यही घूर्णन गति, यही जो गतिज ऊर्जा है, इसी को बाद में हम दाब ऊर्जा में बदल लेते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा इसका घूर्णन गति होगा या जितनी ज़्यादा इसकी गतिज ऊर्जा होगी उतना ही ज़्यादा अधिक दबाव हमें प्राप्त होता है। उच्च दाब प्रशीतक इंपेलर्स के बाद डिफ्यूजर से गुजरता है। डिफ्यूजर में रेफ्रिजरेंट की गैस मात्रा बढ़ने के साथ गति बहुत कम हो जाती है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर उच्च गति कम दाब वाले रेफ्रिजरेंट की गतिज ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं, जिसका परिणाम कम गति तथा उच्च दाब गैस है। जब रेफ्रिजरेंट इंपेलर्स में तेजी से घूमते हैं तो गैस भी हमारी इंपेलर्स के साथ में तेजी से घूर्णन करने लगती है, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब यह गैस इंपेलर से होने के बाद डिफ्यूजर से होकर गुजरती है तो डिफ्यूजर में बहुत सारी गैस इकट्ठा हो जाती है तथा रेफ्रिजरेंट की गति वहाँ पे कम हो जाती है। यही गति कम होने से रेफ्रिजरेंट की गतिज ऊर्जा जो है वो दाब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिस कारण हमें अधिक दाब रेफ्रिजरेंट प्राप्त हो जाता है। अभिकेंद्रीय कंप्रेसर का चित्र दिखाया गया है, जिसमें हम देखें तो रेफ्रिजरेंट यहाँ से इनलेट होता है, जो सक्शन साइड लिखा हुआ है, तो सक्शन साइड से रेफ्रिजरेंट इसके अंदर इंटर होता है और इंपेलर्स में क्या होते हैं, पंखे होते हैं। ये पंखे जो हैं अपने साथ में ये रेफ्रिजरेंट वाष्प को तेजी से घुमाने लगते हैं।
यह तेजी से घूमता हुआ रेफ्रिजरेंट वाष्प डिफ्यूजर के पास जाता है जहां इसकी गतिज ऊर्जा कम होती है और यह गतिज ऊर्जा वाष्प ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तथा हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो कंप्रेस हो गया होता है। अगला हमारा टॉपिक है कंप्रेसर्स का स्नेहन। स्नेहन क्या होता है? किसी कंप्रेसर के घूमने वाले भागों के मध्य घर्षण एवं घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए स्नेहन का प्रयोग किया जाता है। जब कंप्रेसर्स के अंदर मूविंग पार्ट्स गति करते हैं, आपस में घर्षण करते हैं, तो उनके घर्षण के कारण उनके बीच में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी ऊष्मा को कम करने के लिए हम स्नेहक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। स्नेहन कंप्रेसर्स के अंदर स्नेहन करने की 3 प्रकार की विधियां बताई गई हैं। पहला है स्प्लैश स्नेहन, दूसरा है फोर्स फीड स्नेहन और तीसरा है हस्त स्नेहन। पहले प्रकार का स्नेहन स्प्लैश स्नेहन। एक इंजन के स्प्लैश स्नेहन में कनेक्टिंग रॉड, बेयरिंग कैप पर डिपर हर घुमाव के साथ तेल में डूबे हुए होते हैं। जैसा चित्र में दिखाया गया है, स्प्लैशिंग स्कूप एक बना हुआ है। वह स्प्लैशिंग स्कूप जब पिस्टन अपनी बॉटम डेड पोजीशन में होता है तो तेल में डूब जाता है, ऑयल संप में भरे हुए तेल में डूब जाता है। और जैसे ही यह पिस्टन ऊपर की ओर गति करता है, क्रैंकशाफ्ट जब ऊपर की ओर इसको घुमाता है, तो यह स्प्लैशिंग स्कूप से रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के सारे पार्ट में छिड़क जाता है। इस छिड़काव से सारे घूमने वाले जो कंपोनेंट हैं उनको स्नेहन मिल जाता है। तो इंजन के स्प्लैश स्नेहन में कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग कैप पर डिपर हर घुमाव के साथ तेल में डूब जाते हैं। जब तेल के गर्त से डिपर निकलते हैं तो तेल सिलेंडर और पिस्टन पर विभाजित हो जाता है, जिससे उन्हें चिकनाई मिल जाती है। इस तरह से यह पिस्टन के कनेक्टिंग रॉड के साथ में बना हुआ स्प्लैशिंग स्कूप ऑयल संप से ऑयल का छिड़काव कंप्रेसर के सभी भागों में कर देता है तथा इनका स्नेहन आसानी से हो जाता है। दूसरा हमारा तरीका है फोर्स फीड स्नेहन। बड़ी बड़ी मशीनों में जहाँ पे हमारा स्प्लैश स्नेहन उतना कारगर नहीं है, वहाँ पे हम फोर्स फीड स्नेहन का यूज करते हैं। फोर्स फीड का मतलब यह होता है कि हम पंप को लगाकर फोर्सली उन जगहों पे स्नेहक को पहुंचाते हैं जहां पे हमें ज़रूरत होती है। चूँकि स्प्लैश स्नेहन में अगर तेल की मात्रा कम हो जाती है, ऑयल की मात्रा कम हो जाती है, तो हमारा संप ऑयल में नहीं डूबेगा और स्नेहन प्रॉपर नहीं मिलेगा। इस कारण फोर्स फीड स्नेहन प्रणाली में तेल को इंजन के महत्वपूर्ण घटकों जैसे बीयरिंग में तेल की नलिकाओं के माध्यम से फिल्टर करके पंप के द्वारा दबाव के साथ डाला जाता है। स्नेहन के बाद यह रेफ्रिजरेंट वापस होकर आपूर्ति टैंक में आ जाता है, जहां से बार बार इसका इस्तेमाल हम स्नेहन के लिए करते हैं। तीसरे प्रकार का हमारा स्नेहन है हस्त स्नेहन। इसको आपने अपने घरों में अक्सर देखा होगा। ठीक है। ये तेल का एक पंप होता है जिसको हम हाथ से जहाँ पे भी स्नेहन की ज़रूरत होती है, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह की चैन पे आपने इसको हमेशा साइकिल की चैन पे प्रयोग किया होगा, तो यह हस्त स्नेहन पंप के द्वारा हम स्नेहक को स्नेहन वाले स्थान पे पहुँचा देते हैं। यह हस्त स्नेहन कहलाता है। आज के हमारे प्रशिक्षण का सारांश। आज हमने इस पाठ्यचर्या में सीखा कि कंप्रेसर क्या है या कंप्रेसर किसे कहते हैं, वाष्प संपीड़न चक्र में कंप्रेसर की क्या भूमिका है, कंप्रेसर के क्या कार्य हैं, कौन कौन सा कार्य कंप्रेसर करता है, कंप्रेसर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, कंप्रेसर का स्नेहन क्या होता है तथा स्नेहन कैसे करते हैं, और सबसे लास्ट में हमने देखा कि स्नेहन की कितनी प्रकार की विधियां होती हैं। ठीक है। आज की पाठ्यचर्चा में प्रयुक्त पीपीटी में जो संदर्भ लिया गया है वह हमने रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग की बुक, जिसको आर.एस. कुर्मी के द्वारा लिखा गया, तथा www.wikipedia.org से लिया है। आज मैंने आपको कंप्रेसर एवं उसके प्रकार के प्रसंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य के लिए मददगार साबित होगा।
धन्यवाद।